अरे जब से मुंबई गया है बेटा तब से बस भाग ही रहा है। अपने खाने पीने का ध्यान भी रखता है कि नहीं? माँ, मुंबई नगरी है ही ऐसी, यहाँ अगर कुछ बनना है तो फिर भागा दौड़ी तो करनी पड़ती है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू घर कब आ रहा है? कितने महीने हो गए तुझसे मिले हुए। नहीं माँ, घर तो अभी नहीं आ सकता, जॉब अभी अभी लगी है, इसलिए मुझे जॉब पर पूरा ध्यान देना है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आ जाऊंगा। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपने खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ हाँ माँ, मुंबई में और कुछ हो या ना हो, लेकिन खाने की एक चीज है जो हर वक्त काम आ जाती है। राज यहाँ फोन रखता है और वड़ा पाव वाले से वड़ा पाव लेता है। मुंबई के लोगों का अगर सुख दुख का कोई साथी है तो वो है मुंबई का वड़ा पाव, जो खाने में आसान होता है और सस्ता भी पड़ता है जेब पर। मुंबई का वड़ा पाव तो था ही राज के लिए, लेकिन कोई और भी था जो इस सफर में उसके साथ था, या मैं कहूँ कि उसके साथ थी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? अरे माँ का फोन आ गया था, उन्हीं से बात कर रहा था। अच्छा ठीक है, हो गई बात उनसे? क्या कह रही थी तुम्हारी माँ? बस कुछ नहीं, मेरे खाने के लिए परेशान हो रही थी। अरे खाने से याद आया, मेरा वड़ा पाव कहाँ है? ये रहा। वड़ा पाव जैसी कोई चीज ही नहीं है। तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे भी वड़ा पाव की आदत से लग गई है। अरे वड़ा पाव के सहारे ही तो मैंने इतने साल निकाले हैं इस मुंबई में। तुम तो जानती हो, 2 साल पहले ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से मैं जॉब करती हूँ। बस तभी से वड़ा पाव मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। सब जानता हूँ मैं। अरे अब चलो, कहीं हमें ट्रेन पकड़ने में देरी ना हो जाए। राज और साक्षी की मुलाकात मुंबई में एक कंपनी में हुई जहां दोनों की जॉब लगी थी। साथ में काम करते करते उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। साक्षी के माता पिता की मौत हो गई थी और राज के माता पिता मुंबई के पास के रत्नावली गांव में रहते थे। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हो तुम? अरे पिताजी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, बस उसी के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था। अगर वो यहाँ होते तो मैं उनकी देखभाल कर पाता। तो फिर तुम उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे ना मेरे पास कोई घर है, ना अभी तक हम दोनों सेटल हुआ है, सब कुछ कैसे होगा? पर मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है ना। हम दोनों शादी कर लेते और तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुला लेते। सच? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, उनकी सोच थोड़ी सी पुरानी है। हो सकता है मुंबई का रहन सहन उन्हें ज्यादा राज ना है, या वो तुम्हें कुछ कह दे तो। अरे कोई बात नहीं, नए नए रिश्तों में तो ये सब होता ही रहता है, उन्हें धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ठीक है, तो मैं कल ही हमारी शादी रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूँ। साक्षी और राज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और राज अपने माता पिता और बहन को मुंबई बुला लेता है। मुंबई में आकर और यहाँ की ट्रैफिक देखकर आते ही राज के माता पिता का सर घूमने लगा था। यहाँ लोग अपनी आधी जिंदगी तो ट्रैफिक में ही बिता देते हैं। माँ बड़ा शहर है ना, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ वहाँ होता है। मैं आपको पानी देता हूँ। तूने कहा तूने शादी कर ली है, तो तेरी पत्नी कहाँ है? साक्षी बस आती ही होगी, उसे लास्ट लोकल पकड़ने में देर हो गई होगी। आप दोनों ट्रेन से सफर करते हो? अरे मुंबई में अगर जीना है और काम करना है तो ट्रेन का सहारा तो लेना ही पड़ता है, इसके अलावा आप जॉब नहीं कर सकते हो। न जाने तुम लोग कैसे रहते हो यहाँ। आपको भी आदत हो जाएगी। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। राज और घर वाले साक्षी का इंतजार कर रहे थे और साक्षी को घर आते आते रात के 11 बज गए। सॉरी, मुझे आने में काफी वक्त लग गया। वो क्या है ना, ट्रेन को आने में ही देरी हो गई थी। कोई बात नहीं माँ, ये है साक्षी मेरी पत्नी। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। राज बेटा, अभी तो हमें काफी भूख लगी है, बहू तुम जल्दी से कुछ बना दो। मुझे लगा ही था कि आपको भूख लगी होगी, इसलिए मैं सबके लिए वड़ा पाव लेकर आई थी। वड़ा पाव? हम रात के खाने में वड़ा पाव खाने वाले हैं? हाँ, अब रात को 11 बजे कौन खाना बनाएगा? आज आप सब ये खा लीजिए, कल साक्षी आप सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बना देगी। ठीक है भाई, लाओ जल्दी करो, वड़ा पाव ही खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। साक्षी ने पहली रात ही अपने सास ससुर को वड़ा पाव खिलाकर सुला दिया। अगले दिन सुबह उसे जॉब के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए वो काफी हड़बड़ी में थी। सुनो साक्षी बहू, पिंकी को नाश्ते में आलू पराठे पसंद है और राज, बाबा और मुझे पूरन पोली। तुम जल्दी से बना देना। माँ जी, इतना सब बनाने का वक्त कहाँ है? आप एक काम कीजिए, राज के वड़ा पाव पड़े हैं, आप खा लीजिए। अरे नहीं, हमें ये वड़ा पाव खाना पसंद नहीं है। हाँ तो ये रहा रसोई का सामान, मुझे ना बहुत देर हो रही है, आप बना दीजिएगा प्लीज।
अगर खुद ही बनाना था तो गांव से यहाँ सेवा के लिए बुलाया ही क्यों? माँ, मुंबई में अगर काम पर पहुंचना हो तो 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। इतना सब बनाने का वक्त नहीं मिलता है। कल से साक्षी थोड़ा जल्दी उठ जाएगी। हाँ, कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी और आपके लिए अच्छा सा खाना और नाश्ता बना दूंगी। अभी आप ना ये वड़ा पाव खा लीजिए, मैं अभी रास्ते में अपने लिए लेते हुए जाऊंगी। वृंदा को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बहू बेटे के सामने वो कुछ कह नहीं सकी। उसे चुपचाप वड़ा पाव खा लिया और मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे वृंदा, क्यों सुबह से मुंह फुलाकर बैठ गई हो? अरे बाबा, माँ की इसमें क्या गलती है? हम जब से आए हैं तब से बस ये वड़ा पाव ही तो खा रहे हैं। पकवान तो छोड़ो, भाभी ने दाल चावल तक नहीं बनाया। न जाने भैया का क्या ध्यान रखती होंगी। अरे दोनों जॉब करते हैं तो यही खाते होंगे। तभी तो मेरा भुवन इतना पतला हो गया है। उसे सारा दिन ये वड़ा पाव ही खिलाती होगी साक्षी। मुझे नहीं लगता कि उसे और कुछ बनाना भी आता है। माँ, मैं तो कहती हूँ अभी रात को भाभी घर पे आए ना तो उन्हें साफ साफ कह दीजिएगा कि भाई हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है और रात को भी ना हम अच्छे से खाना खाते हैं। पिंकी सही कह रही है। अभी हम थोड़ी सख्ती दिखाएंगे तभी जाकर साक्षी को अकल आएगी। साक्षी की ननद और सास आज बहुत ज्यादा नाराज थे, इसलिए उन दोनों ने फैसला किया कि वो दोनों आज साक्षी से बात करेंगे। और रात होते ही वो दोनों साक्षी से शिकायत करने लगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा बहू, हमें इन सब की आदत नहीं है। हाँ भाभी, हम यहाँ जब से आए हैं तब से आप बस हमें वड़ा पाव खिलाए जा रही हैं। अगर ऐसा ही था तो हमें बुलाया ही क्यों यहाँ? देखिए, मैं समझ सकती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है। पर मैं आपसे ध्यान रखूंगी कि मैं आपकी जरूरतों का ध्यान रख सकूं। लेकिन आपको भी मेरी मदद तो करनी होगी। मदद? कैसी मदद? आपको दिन में एक वक्त वड़ा पाव से ही काम चलाना होगा। मैं जॉब से आकर खाना बना दूंगी, लेकिन सुबह को मेरे पास वक्त नहीं होता, इसलिए सुबह तो आपको खाने में बस वड़ा पाव ही मिल सकता है। हमें सुबह का नाश्ता भारी करने की आदत है, जिसमें हम पराठे, हलवा, पूरी, सब्जी पूरी ये सब खाते हैं। सुबह तो मुझे ऑफिस के लिए ट्रेन पकड़नी होती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा हो तो आप दोनों घर में ही बैठी रहती हैं, आप दोनों बना दीजिएगा। देखा भैया, भाभी में कैसे ताना मार रही है। उन्हें लगता है कि हम पूरा दिन बस यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। साक्षी, ये कैसे बात कर रही हो तुम मेरी माँ और बहन से? तुम नहीं होती हो तभी वो दिन का खाना तो बनाती है ना, घर को संभालती है, और तुमों की। अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। नहीं नहीं, हमें गलत है कह दो। देख बेटा, तूने कहा था तो हम यहाँ आ गए। हम तेरे कहने पर यहाँ आए हैं। अब अगर हमारा यहाँ रहना साक्षी को पसंद नहीं आ रहा तो हम वापस लौट जाते हैं। अरे नहीं माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप सब यहीं रहेंगे और साक्षी आपके लिए सुबह का नाश्ता और रात का खाना बना दिया करेगी। ठीक है साक्षी, इतना तो कर ही सकती हो ना? राज की माँ और बहन के सामने साक्षी कुछ नहीं कह पाई। अगले दिन उसने नाश्ते में आलू पूरी सब्जी बनाई, जिसे बनाने में उसे काफी वक्त लग गया और उसकी ट्रेन छूट गई। रात को जब वो घर आई तब तक सब लोग खाने पर उसका इंतजार कर रहे थे। अरे जरा कुछ तो वक्त का ख्याल करो, कितना वक्त हो रहा है। हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। मेरे लिए पालक पनीर। राज के पापा और मेरे लिए दाल चावल ही बना दो। इतना सब बनाना है? कुछ सिंपल सा कह दीजिए ना, मैं भी थक गई हूँ। तुमसे तो बस मुंबई का वड़ा पाव बनवा लो, बस वही बना सकती हो या मंगवा सकती हो, है ना साक्षी? मैंने ऐसा कब कहा? साक्षी, बना दो ना पालक पनीर और दाल चावल। क्यों माँ के साथ बहस कर रही हो? अरे मैं कहाँ बहस कर रही हूँ, तुम्हें तो बस इनका ही पक्ष लेना होता है। अरे छोड़ बेटा, मैं खुद ही खाना बना देती हूँ। दिन को भी तो हम बनाते ही है ना। नहीं नहीं माँ, साक्षी बना देगी खाना। साक्षी जाओ। साक्षी और उसकी सास के बीच में आजकल खाने को लेकर अक्सर बहस होती रहती थी। सुबह का नाश्ता बनाने में साक्षी को रोज देरी हो जाती थी, इसलिए अब उसने सुबह को रोज ही वड़ा पाव मंगवाना शुरू कर दिया। ये क्या, कल भी वड़ा पाव? आज भी? हाँ, क्योंकि सुबह के नाश्ते की वजह से मुझे रोज ऑफिस जाने में देरी हो जाती है, इसलिए मैं इसके अलावा कुछ नहीं बना सकती हूँ। यह तो वही कहावत हुई कि लौट कर बुद्धू घर को आए। साक्षी, फिर से वड़ा पाव? हाँ तो इसमें बुराई क्या है? तुम और मैं सालों से यही खाते आए, अब क्यों तुम्हें इतनी मिर्च लग रही है मुंबई के वड़ा पाव से? हाँ, लेकिन इन्हें ये पसंद नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ तुम नहीं रहे हो राज, इस वड़ा पाव के चलते मैंने कई सारे दिन गुजारे हैं और सुबह का नाश्ता बनाने में मैं अपनी ट्रेन रोज रोज मिस नहीं कर सकती हूँ। छोड़ दे बेटा, इससे कुछ भी कहने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे आलस लग गई है, बस वड़ा पाव मंगवा लिया और काम खत्म। मैं खुद ही कुछ न कुछ बना दूंगी बेटा।
नहीं माँ, अगर ये नहीं बना सकती है तो मैं आपके लिए खाना बनाने वाली रख दूंगा। वो आपके लिए स्वादिष्ट नाश्ता बना दिया करेगी। देखा भाभी, हमारे भैया हमसे कितना प्यार करते हैं। हाँ बेटा, तू रख दे नाश्ता बनाने वाली, जिसे वड़ा पाव खाना होगा वो खुद ही खा लेगा। रोज रोज के वड़ा पाव की बहस के बाद राज ने सुबह के नाश्ते के लिए एक खाना बनाने वाली रख ली। वाह वाह, क्या खुशबू है। कितने दिनों बाद आज मसाला भाखरी और कचौरी का चेहरा देखने को मिला है। तबीयत भी बाग बाग हो गई इसे देखकर, वरना रोज रोज वड़ा पाव का चेहरा देखना पड़ता था। वाह, क्या चाय बनाई है इसने। अरे पीजिए पीजिए, हमारे बेटे ने आज नाश्ता बनाने वाली रखी है, जो हमें रोज स्वादिष्ट और अलग अलग प्रकार का खाना बनाकर खिलाएगी। भाभी, आपको भी इच्छा तो बहुत हो रही होगी ये सब खाने की, आप थोड़ा सा ले सकती है। नहीं, मुझे देर हो रही है, मैंने अपने लिए वड़ा पाव मंगवा लिया है। अब क्या करे, सबकी अपनी किस्मत है। राज के खाना बनाने वाली रखने के बाद भी साक्षी तो सुबह अपने साथ वड़ा पाव ही ले जाती थी, और राज के घर वाले यहाँ कभी पराठे कभी समोसे बनवाते और खाने का भरपूर स्वाद लेते। अरे राज बेटा, तूने तो सच में ये खाना बनाने वाली रखकर बड़ा ही अच्छा काम किया है। हाँ भैया, कल तो क्या उसने मजेदार पास्ता बनाया था, खाकर ही मजा आ गया। हाँ, रोज रोज ये मुंबई का वड़ा पाव खाकर हम तो परेशान ही हो गए थे। अरे भैया, आज 1 तारीख है, मेरा पगार दे दो। हाँ, कितना हुआ तुम्हारा पगार? अभी दे देता हूँ। मेरा हुआ 1 महीने का 40,000। क्या 40,000? इतने पैसे क्यों? तुम तो सिर्फ हमारे लिए नाश्ता बनाती हो। अरे आपको पता नहीं है, मुंबई में खाना बनाने वाली का कितना रेट चलता है। कभी समोसे, कभी पराठे, कभी मसाला चाय, इसमें इतना पैसा तो लगेगा ना। अरे लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरे को मेरी पगार चाहिए, मतलब चाहिए। 40,000 तो हमारे घर का पूरा खर्चा ही हो जाएगा। अरे जब इतनी तंगी थी तो मुंबई का वड़ा पाव खा लेने का, सस्ता सुंदर टिकाऊ, पैसे की बचत भी हो जाती है और पेट भी भर जाता। अरे ठीक है, मैं तुम्हें देता हूँ पैसा। बस तुम कल से मत आना, हम अपना नाश्ता खुद ही बना लेंगे। ये लो 40,000। खाना बनाने वाले को 40,000 देने के बाद राज के महीने के खर्चे के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे इस हालत में देखकर उसके घर वाले भी खुद को गिल्टी महसूस कर रहे थे। हमने बिना सोचे समझे इतना खर्चा करवा दिया भैया का। अब पता चला कि साक्षी क्यों वड़ा पाव से इतना प्रभावित थी, क्योंकि मुंबई का वड़ा पाव उन लोगों के लिए वरदान है जो यहाँ अपनी जगह बनाना चाहते हैं। आज से हम कोई फालतू खर्चा नहीं करेंगे और पैसे बचाएंगे। सही कहा माँ। 40,000 की फटकार लगने के बाद राज के घर वालों को साक्षी की भी अहमियत समझ में आ रही थी, इसलिए आज जब वो घर आई तब वड़ा पाव पार्टी के लिए सब उसका इंतजार कर रहे थे। मैं भी खाना बना देती हूँ, क्या खाएंगे आप सब? कढ़ी चावल बना दूं क्या? नहीं, आज तो हम सब वड़ा पाव पार्टी करेंगे। क्या वड़ा पाव पार्टी? लेकिन आप सबको तो वड़ा पाव पसंद नहीं है ना। आज हमें हमारी गलती का एहसास हो रहा है कि क्यों आपने अपने माता पिता के जाने के बाद खाना बनाने वाली ना रखकर वड़ा पाव को अपना साथी बनाया। साक्षी बहू, हमें माफ कर दे बेटा। तुमने हमें अपना समझकर यहाँ बुलाया, अपने घर में रहने दिया, और हम है कि तुम्हें अपना समझ ही नहीं पाए। तुम नौकरी भी करती रही और हमारी नाराजगी भी सहती रही। और सबसे बड़ा नासमझ तो मैं हूँ, जो मुंबई में रहकर ना तुम्हें समझ पाया और ना ही मुंबई के वड़ा पाव की कीमत को, जो इस शहर में लाखों लोगों के लिए उनकी भूख का साथी है। आप सब ऐसी बातें करके मुझे रुला रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए कोई नाराजगी नहीं है, सच्ची। तो इसी बात पे वड़ा पाव पार्टी करते हैं। ये वड़ा पाव और गर्मा गर्म चाय। अरे ऐसे नहीं। तो कैसे? चाय को चीयर्स तो करो। दिखावा क्या चीज है, इससे तो हम सब वाकिफ हैं। कहीं कहीं दिखावा जरूरी भी होता है, वरना लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पर किसी किसी में दिखावा इतना ज्यादा होता है कि उन्हें 2 का 10 करने में ना ही वक्त लगता है, ना ही शर्मिंदगी महसूस होती है। कुछ ऐसी ही थी ज्योति। 1 महीने बाद ज्योति आज बैंगलोर से लौटी थी। क्या मतलब, नाश्ते में डोसा नहीं है? ऐसे बनता है क्या डोसा? घोल तैयार करना होता है उसके लिए। ट्रेन में चढ़ने के पहले बोलती तो मैं तैयार करके भी रखती, तो खमीर हो जाता। अब तक तो पतले पतले डोसे उतर जाते, तेरे पापा भी खा लेते। अच्छा कोई बात नहीं, तुझे मन है ना तो कल बना दूंगी। अभी ना तू रोटी खा ले, देख कितनी अच्छी सब्जी बनाई है मैंने। पहली बात तो ये मम्मी कि उसे डोसा नहीं डोसा कहते हैं, और हमारे बेंगलुरु में तो हर सुबह डोसा बनता है, हर दोपहर, हर रात, हर शाम।
डोसा 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 ही बनता है। हम ऐसे बैटर को तैयार करने के लिए उसे छोड़ना भी नहीं पड़ता। हाँ, 1 महीना हुआ है तुझे बेंगलोर गए और अभी तो तुम मेस में ही खाती हो, जहाँ तीनों वक्त या तो चावल या रोटी मिलती है। मेरी पहचान वाले हैं वहाँ, तो फेंको जरा कम बेटा। नौकरी करने गई हो बेंगलोर, दिखावा करने नहीं। इतने छोटे से शहर से बेंगलुरु जाना आप समझ रहे हो क्या डैडी? डैडी देख रही हैं आप सुमन जी, इसीलिए मैं इसे बाहर भेजने को रेडी नहीं था। 1 महीने में ये लड़की मुझे डैडी बोल रही है। साल भर बाद अगर आती तो मुझे चपरासी ना बोल देती। आप लोग ना बेंगलुरु की ट्रैफिक से भी ज्यादा शोर मचा रहे हैं। जा रही हूँ मैं बाबा। मेरे ईयर प्लग्स कहाँ है मम्मी? वो साउंड प्रूफ है ना, उसे पहन लूंगी तो ये कलेश मेरे कानों के अंदर नहीं जाएगा। ये कहकर ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। उसके पीछे से महेश सुमन से कहता है, अब आप बोलिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा 1 महीने में इसे छुट्टी कैसे मिल गई, और इतने से दिनों में आपकी बेटी में इतने बदलाव आ गए। देखिए, इसे बाहर छोड़ना ज़्यादा दिन के लिए मुझे सही नहीं लगता। नौकरी करने की इच्छा थी इसकी, जो इसने कर ली 1 महीना। चलो उतना ही सही, अब अच्छा रिश्ता देखते हैं। इससे पहले कि ये बेंगलुरु लौटे इसे ससुराल भेज दीजिए भाई। ठीक कह रहे हैं आप, देखती हूँ मैं। एक तरफ दिखावटी ज्योति थी तो दूसरी तरफ सीधा साधा राहुल। 15 दिन बाद ही राहुल की शादी होने वाली थी। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। राहुल लगभग रोज रमा से मिलता, बातें करता, पर आज कुछ अलग ही मूड में रमा राहुल को कॉल लगाती है। देखो राहुल, तुम इसे अदरवाइज मत लेना, पर मैं मुंबई से पास आउट हूँ और तुम इस छोटे से शहर में अपनी दुकान संभालते हो। अभी तो शादी कर लेंगे, सब कुछ प्यारा प्यारा सा लग रहा है, पर 6 महीने साल भर बाद ना हम दोनों की लिविंग स्टैंडर्ड का डिफरेंस हमारे बीच प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारी सगाई हो चुकी है रमा, अब इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है? वही तो राहुल, हमारी बस सगाई हुई है, शादी नहीं। और अच्छा है ना कि शादी के पहले ही मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। तुम्हारे स्टैंडर्ड और मेरे स्टैंडर्ड में काफ़ी फ़र्क है। किस चीज़ की कमी है मेरे घर में, तुम ही बताओ। तुम्हारे घर वालों ने सब कुछ देखा था, जाना था, उसके बाद ही रिश्ते के लिए हाँ किया था ना। बात आगे मत बढ़ाओ, मेरे लिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। ये कहकर रमा फोन कर देती है। राहुल अपने घर पर सभी को इस बात की जानकारी देता है। और मत सुनो मेरी बात, मैं तो पहले ही कह रहा था कि सगाई के लगते लगते ही शादी कर लो। बड़े बुजुर्ग सोच समझ कर कहते हैं कि सगाई और शादी के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। लगा लिया ना दिमाग लड़की ने। अरे दिमाग क्या लगाया, अपना भाग्य फोड़ कर गई है। शहर के सबसे बड़े कपड़े व्यापारी में नाम आता है सुरेश अग्रवाल का। कार्ड भी छप गए मम्मी, सभी को पता है 15 दिन बाद शादी होने वाली है। कैटरिंग हो चुकी है, होटल बुक हो गया है। अब सब कैसे क्या करेंगे हम? खुद को मॉडर्न दिखा कर गई है ना वो। वादा करती हूँ मैं तुझे बेटा, तेरी शादी उसी तारीख को होगी, एक मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की से। अब लोगों को क्या पता कि कार्ड में छपा नाम और सामने खड़ी लड़की एक है या अलग। सगाई में तो ज़्यादा लोगों को हमने बुलाया नहीं था, लोगों को तो सिर्फ खाने से मतलब होता है। बड़े शहर की पढ़ी लिखी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी तेरे लिए, वादा है ये मेरा। और सुशीला राहुल के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाती है। ऐसे ही सुशीला एक रोज़ ज्वेलरी शॉप पर कुछ गहने लेने जाती है। वहाँ पर ज्योति भी अपनी माँ के साथ पहुँचती है और जैसे ही ज्योति सुशीला को मोटे मोटे सोने की चेन लेते देखती है तो बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देती है। इस शॉप की गोल्ड में ना जरा भी वेट नहीं लग रहा मम्मी। बेंगलुरु में तो हम ये मोटे मोटे सोने की लड़े पहनते थे। लड़की क्या, लड़की भी लेने आए हैं सोने की घास और ड्रामे तो ऐसे कर रही है कि पूरी दुकान खरीद लेगी। तुम बेंगलुरु में रहती हो क्या बेटा? रहती क्या हूँ आंटी जी, कॉर्पोरेट की जिंदगी है, बस कट रही है जॉब करके। काम कर करके इतनी थक गई हूँ कि अब तो लगता है सेटल हो जाऊं। भैया, सबसे मोटी जो सोने की चेन है आपके पास, वो निकालिए ना। दुकानदार सबसे मोटी सोने की चेन निकालकर सुशीला के सामने रख देता है। सुशीला उस चेन को ज्योति के हाथ में रखते हुए कहती है, ये ठीक है बेटा, ये इससे भी मोटी चेन चाहिए, या बोल तुझे क्या चाहिए, सब कुछ दूंगी मैं, बस मेरे बेटे से शादी कर ले। ये क्या कह रही हैं आप बहन जी? देखिए, मैं सुरेश अग्रवाल जी की पत्नी हूँ, नाम सुना होगा आपने। चौराहे पर ही दुकान है हमारी। मेरा बेटा बैठता है दुकान पर, राहुल। उसी के लिए लड़की की तलाश है मुझे। बस 10-12 दिन के अंदर अंदर उसकी शादी करना चाहती हूँ।
वो क्या है ना, पंडित जी ने कहा है कि इन 15 दिन में अगर आपके बेटे की शादी हो गई तो सबसे अच्छी लड़की आएगी आपके यहाँ, वरना उसके बाद अगर शादी हुई तो झगड़ा झंझट बना रहेगा जोड़े के बीच। सुमन भी तो यही चाहती थी कि इसके पहले कि ज्योति बेंगलुरु जाए उसकी शादी हो जाए। बाजार में सुशीला के परिवार का अच्छा नाम भी था, इसलिए सुमन फौरन शादी के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर ज्योति राहुल के घर आ जाती है। देखा जी, आखिरकार मैंने वो कर ही दिया जो मैंने कहा था। अब रमा की माँ को फ़ोन करके ताने दूंगी। कहाँ उसकी बेटी मुंबई से पढ़कर खुद को हीरोइन समझ रही थी और कहाँ मैं बेंगलुरु से जॉब करने वाली लड़की लेकर आई हूँ। लड़की तो ले आई आप, पर इतनी जल्दबाजी में उसके बारे में कुछ पता भी नहीं किया। खाना वाना बनाना जानती है कि नहीं बहू? अरे सब कुछ आता है उसे, मैं जानती हूँ। बाहर रहने वाली लड़की है, खुद बनाकर खाती होगी ना। सुशीला ज्योति के कमरे में जाती है। अरे मेरी प्यारी बहू, तैयार हो गई? चल बाहर चल, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है ना। खाना बना लेगी ना बहू तू? नहीं आता तो बता दे, मैं कोई उपाय लगाऊंगी, मेहमानों के सामने ना इज्जत ना जाए। इसमें पूछने वाली क्या बात है मम्मी जी, बेंगलुरु में तो सब कुछ मैं ही करती थी, घर से दूर रहना एंड ऑल। ज्योति रसोई में जाती है और अपनी कामवाली के हाथ में 100 रुपये का नोट रखकर कहती है, ये पकड़ मीना, जाकर इंस्टेंट डोसा का बैटर लेकर आ। मीना के लाए बैटर से ज्योति डोसा बनाती है और सांभर और चटनी के साथ सभी को परोसती है। इतनी जल्दी डोसा बना लिया बहू तूने? रात को ही घोल तैयार कर लिया था क्या? नहीं आंटी जी, 2 मिनट तो लगता है डोसा तैयार करने में। मैं तो बैंगलोर में 3 टाइम डोसा बना लेती थी। हेल्दी भी होता है, जल्दी भी बन जाता है। ऑफिस के काम में फिर कहाँ टाइम होता है कि 10 तरह का खाना बना सके इंसान। सही बात है, काम काजी आदमी इतना ही बना ले वही बहुत है। वैसे डोसा बहुत अच्छा बना है बहू। डोसा होता है वो पापा जी, यहाँ सब ना डोसा कहते, पर हमारे बेंगलुरु में तो डोसा ही कहा जाता है। अच्छा, तो बेंगलुरु में नौकरी करती थी? वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है बहू। ज्योति के बने डोसे को खाकर सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। अब सब अगर फ्री हो तो भूख ज़रा ज़्यादा ही लगती है। 10 बजे के नाश्ते के बाद 1 बजे सभी वापस से रसोई के पास चक्कर लगाने लगते हैं। दोपहर के वक्त कुछ मिल जाता बहू तो अच्छा हो जाता। सोच रहा हूँ दुकान के लिए निकल जाऊँ, फिर ऐसे भी 2 दिन दुकान बंद रह गई, आज आधे दिन के बाद खोल लूँगा। आप चले जाइएगा पापा जी दुकान में, मैं तो आज घर रहूँगा। तो क्या खिला रही हो ज्योति? भले ही मैं बाहर से पढ़ लिख कर जॉब करके आई हूँ राहुल, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सास ससुर के पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखूंगी। तो फिक्र मत करो, पापा जी जैसे ही कमरे से बाहर आए तो मैं समझ गई थी उनको भूख लगी है, इसीलिए खाना तैयार करने चढ़ा दिया था मैंने। ज्योति किचन में जाती है और सुबह के बनाए सांभर को गर्म करके उसमें फिर से छौंक लगा देती है। इंस्टेंट बैटर तो ज्योति के पास था ही, फिर क्या था। 10 मिनट के अंदर सभी के प्लेट में सज जाता है ज्योति का बनाया डोसा। बड़ी जल्दी खाना नहीं तैयार कर लिया तुमने ज्योति? ऑफिस में तो हर 5 मिनट पर एक नया काम दे देते थे बॉस मुझे। हैक्टिक शेड्यूल की आदत है मुझे, बैंगलोर की फास्ट लाइफ, इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सभी डोसा खा लेते हैं। रात के वक्त सुशीला सभी से कहती है, आज रात को रमा और उसकी माँ को खाने पर बुलाया है मैंने। ये रमा कौन है मम्मी जी? इसके बारे में तो आपने मुझे कभी बताया नहीं। है एक लड़की बेटा, खुद को कहीं हूर की परी समझती है, पर मैंने उसको बोल दिया कि मेरी बहू के आगे कोई टिकने वाला नहीं, तो ऐसा खाना बनाना कि वो लोग उंगलियां चाटते रह जाए। अब फेंकने में तो ज्योति एक्सपर्ट थी ही। रात को जैसे ही रमा और उसकी माँ मोना ज्योति के ससुराल पहुंचती है, किचन से फोन पर बात करती हुई ज्योति बाहर आती है। या सर, मैं ऑफिस रीज्वाइन कर लूँगी, बट आपको पता है ना मैं कैसी हूँ। माना अगले महीने हमें ऑफिस के काम में हांगकांग जाना है, पर उस ट्रिप के लिए मैं अपने ससुराल का काम तो नहीं छोड़ सकती ना। प्रमोशन से ज़रूरी मेरे लिए मेरा ससुराल है सर। ज्योति, इनसे मिलो, ये है रमा और ये है मोना आंटी। नमस्ते आंटी जी, बैठिए ना। आओ रमा। ज्योति के ठाट बाट देखकर रमा की तो आंखें ही चौंधिया जाती है। मोना फुसफुसाती हुई अपनी बेटी से कहती है, बड़ी गलती कर दी तूने राहुल से रिश्ते के लिए मना करके। अब कोई ढंग का लड़का मिल रहा है क्या तुझे? यहाँ लोग 3 BHK फ्लैट नहीं ले पाते और इनका बंगलो है।
ऊपर से ये सुशीला भी ले आई पढ़ी लिखी लड़की। सुना था बाहर जॉब करती है, मुझे तो लगा देश में रहती होगी। अब भाई ये तो विदेश की बातें करती हैं और घर के काम भी संभाल रही है। राहुल के तो भाग्य बदल गए बेटा। क्या ही घर का काम करती होगी मम्मी, फेंक रही है ये। तभी डोसा बनाकर रमा सभी को परोसती है। छठी बार ये बहू डोसा लेकर आ गई। कितना डोसा खाए आदमी। मुझे लगा था 2-4 सब्जी नान चावल ये सब बनाएगी ज्योति, पर ये तो फिर से सांभर डोसा लेकर आ गई। रात को डोसा कौन खाता है आंटी? वही तो बेटा, लगता है ज्योति को खाने के बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ बाहर काम करने से नहीं होता, घर में कब क्या बनाना है इसकी भी समझ रखनी पड़ती है। मेरी रमा तो अपने ससुराल में कभी भी ये गलती नहीं करेगी। सब अच्छे से सिखाया है मैंने इसे। तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुम अपने घर से बाहर नहीं निकली हो ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है। देश विदेश घूमी हूँ मैं। हर जगह के खाने का स्वाद और वैरायटी एक नहीं होती। हमारे बेंगलुरु में किसी भी वक्त डोसा खाते हैं हम। ये आपके लिए भी था आंटी जी। एंड रमा, इट्स नॉट डोसा, इट्स डोसा। अरे वाह, ये तो धोती खोल रही है। तुम भी क्या ज्योति, किसे समझाने लगी? तुम किसी छोटे मोटे शहर की गवाह लड़की थोड़ी ना हो। वैसे तुम्हारा घर तो कुछ 20 किलोमीटर की दूरी पर है ना रमा? तो 15 मिनट पहले तो तुम निकली थी, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? यहाँ तो इतना ही वक्त लगता है क्यों? सही है ब्रो, हमारे बेंगलुरु में तो कम से कम 3 से 5 घंटे हाथ में लेकर निकलना पड़ता है हमें। गेस्ट को ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं, पर उन्हें सर्व तो शाम का खाना ही हो पाता है। मुझे तो लगा तुम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट पर ही आओगी। अरे वही तो, अब समझिए आप मोना जी, क्यों मेरी ज्योति ने रात को डोसा बनाया। ज्योति जी भर भर के अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में फेंकती रहती है, जिससे रमा को अपने लिए डिसीजन पर बड़ा अफसोस होता है। पर सुशीला बड़ी खुश थी कि वाह भाई, उसकी बहू ने तो आज कमाल ही कर दिया था। पर अगली सुबह ये क्या, फिर से ज्योति जी परोसती हैं डोसे। हद हो गई बहू, ये तो हर बार तू ले देकर डोसा ही बना देती है, और कुछ नहीं आता क्या तुझे? नहीं नहीं मम्मी जी, सब कुछ आता है मुझे। वहां तो मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था ना। हाँ भाई हाँ, हम समझ गए कि तू बेंगलुरु से रहकर आई है, वहां तू जॉब करती थी, पर अब बेंगलुरु को छोड़ दे, तू यहाँ है ना अपने ससुराल में। मुझसे बिना रोज डोसा तो नहीं खाया जाता। इतना कुरकुरा डोसा बनाती है बहू कि मेरा मुंह अंदर से छिल गया है, और पेट भी ना सही से साफ नहीं हो रहा। मुझे तो रोटी की आदत है भाई। तो रोटी बनवा देता हूँ ना पापा। ज्योति, अब रोटी बनाना। सभी को लगा कि ज्योति अब सच में ही रोटी बना कर देगी, पर दोपहर के खाने में ज्योति तो बनाकर ले आती है आटे का डोसा। खाना देखते ही सुशीला कहती है, बहू तेरे पापा जी ने कहा था ना तुझे रोटी बनाने को। आप तो बिना चखे ही बोलने लगते हो मम्मी जी, एक बार टेस्ट तो करो। आटा? बिल्कुल सही समझी राहुल। मैंने ना आटे का डोसा बनाया है, और साथ में सांभर और चटनी। सांभर यानी कि दाल और सब्जी, तो दाल की प्रोटीन और सब्जी की पौष्टिकता, और चटनी से नारियल की ताकत भी मिल जाएगी। आटे का डोसा है तो पापा का पेट भी साफ हो जाएगा और मुंह भी नहीं कटेगा। ठीक है ना पापा जी? बेचारी सुशीला तो अपना सर पकड़ लेती है। वही मैं सोचूं, मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। उस रमा से बचे तो यहाँ फंसे। अपनी आदत से मजबूर ज्योति बनाती तो डोसा ही है, भले ही वो आटे का क्यों ना हो। सुबह शाम दिन रात वही खाना खा खा कर उसके ससुराल वाले बुरी तरह परेशान हो चुके थे। एक रोज पड़ोसन कमला सुशीला से मिलने आती है। बहू कमला आंटी आई है, जरा इनके लिए नाश्ता तो लगा। ज्योति किचन में जाती है और छोटे छोटे आटे के डोसे बनाकर कमला के आगे परोसती है। हमें तो 24 घंटे यही खिलाती है, कम से कम आए हुए मेहमानों को तो कुछ और खिला दे, इसी बहाने हमें भी वैरायटी मिल जाए। आप तो जानती है मम्मी जी, मैं बाहर रहकर आई हूँ ना, तो वहां पर। अरे हाँ हाँ भाई, वहां यही चलता था। हाँ, तो जहां तक रही वैरायटी की बात, तो कितने छोटे से डोसे बनाए मैंने, बिल्कुल पकौड़ों की साइज की। चावल की डोसे में आटा भी मिला हुआ है, साथ में सांभर और चटनी, पूरा का पूरा प्लेटर है आंटी जी ये। मैं पानी पीकर चली जाऊंगी बेटा, उठा ले अपना नाश्ता और ले जा यहाँ से। जब भी मैं तेरे यहाँ आती हूँ सुशीला, तेरी बहू घूम फिर कर ये डोसा ही परोस देती है। परेशान नहीं होते क्या तुम लोग? अरे पूरी तरह परेशान हो चुके हैं,
पर करे भी तो क्या, रोटी बनाने बोला तो आटे का डोसा बना दिया, अब चावल बोलेंगे तो कहेगी चावल तो डोसे में होते ही है मम्मी जी। इसकी माँ से बोल अपनी बेटी को समझाए वरना अपने घर ले जाए। कमला की बात मानकर और अपनी बहू के डोसे से परेशान होकर सुशीला अपनी समधन को फोन लगाती है। अब हम परेशान हो गए बहन जी, कितना ही कोई बर्दाश्त करे, 6 महीने से एक ही खाना खा रहे हैं हम। तो आप क्यों कंजूसी कर रही हैं, रेस्टोरेंट जाकर खा लीजिए। अरे ये भी किया हमने, पर आपकी बेटी तो हमें लेकर भी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट ही जाती है। या तो आप अपनी बेटी को समझाइए या उसे अपने घर ले जाइए। अब लगता है मेरी जुबान खुलवा कर ही मानेंगी समधन जी। मैं कहना नहीं चाह रही थी पर कह देती हूँ। मुझे पता लग गया है कि आपकी बेटी की शादी होते होते रह गई थी, इसीलिए आप शादी को लेकर इतनी हड़बड़ी में थी ना। तो ये धमकी तो आप मुझे मत दीजिए। मार्केट में अभी तक किसी को इस बात की भनक नहीं है। अगर आपने ज्यादा 19-20 की तो मैं 21 कर दूंगी, ठीक है? आटे के डोसे में प्रॉब्लम नहीं है। रखती हूँ फोन। 1 महीने के लिए बहू को किसी और शहर भेज देती हूँ, अब यही उपाय बाकी बचता है। क्या बनाया है, जरा टेस्ट तो करवा। अच्छा पापा 2 मिनट, बस खाना जरा टेस्ट करके आती हूँ। अरे पापा इतना नहीं, मैं तो बस टेस्ट ही करूँगी, ज़्यादा भूख नहीं है मुझे। ऐसे डायलॉग देने वाले लोग आपके आसपास भी ज़रूर होंगे जो टेस्ट टेस्ट कह के 2 वक्त का खाना डकार जाते होंगे। ऐसी ही प्रिया भी थी, पर ये बात सिर्फ उसके घर वाले जानते थे कि ऐसा बोलना प्रिया का तकिया कलाम नहीं, उसके पीछे की कहानी दूसरी ही है। आज प्रिया और वैभव की शादी थी। दोनों स्टेज पर बैठे मंडप के तैयार होने का इंतजार कर रहे थे, तभी नैना वहां आती है। 1 घंटे बाद फेरों का मुहूर्त है भाभी, पंडित जी तैयारियां कर रही हैं, तब तक आप और भैया फोटोशूट करवा लो। ये सही किया तूने नैना कि बता दिया हमें, वरना इतने मेहमानों और रस्मों में हमारे पिक्चर्स रह ही जाते। चलो प्रिया ऊपर चलते हैं। तुम जाओ वैभव, मैं बस 5 मिनट में आई। वैभव कैमरामैन के पास चला जाता है और वहीं प्रिया का इंतज़ार करते उसे 15 मिनट हो जाते हैं, पर प्रिया तो आती नहीं क्योंकि वो तो थी फूड स्टॉल पर। 16 श्रृंगार की हुई दुल्हन जब खाने के स्टॉल पर खाने की प्लेट लिए खड़ी हो तो लोगों की नज़र कहीं और जाए भी तो कैसे। खाने के स्टॉल पर प्रिया को देखकर सभी मेहमान हैरान थे। अरे भैया इधर दो ना पानी पूरी, बार बार आप मुझे स्किप कर रहे हो। नहीं नहीं मैम, मैं आपको कैसे स्किप कर सकता हूँ, आप तो दुल्हन हो। हाँ तो इसीलिए पहले मुझे खिला दो, उसके बाद गेस्ट को खिलाते रहना। पानी पूरी के बाद पास्ता, पास्ते के बाद डोसा, फिर मोमो। प्रिया एक स्टॉल के बाद दूसरे में शिफ्ट हुई जा रही थी और यहाँ वैभव उसके इंतज़ार में पागल हुआ जा रहा था। इसी में 1 घंटा बीत जाता है और वैभव जाकर फेरों पर बैठ जाता है। प्रिया अब तक आई नहीं, कॉल करता हूँ उसे। वैभव प्रिया को कॉल करता है। अरे हाँ बाबा यहीं तो हूँ। मम्मी अब ज़रा जाकर देखो ना कहाँ गई है प्रिया, पिछले 1 घंटे से उसको इंतज़ार करते करते सड़ गया मैं, और अब तो फेरों का मुहूर्त भी हो गया। अपनी शादी बिगाड़ कर ही मानेगी ये लड़की। अब यही होगी बेटा जी, अभी देख कर आती हूँ। हाँ सुजाता अपनी बेटी के शौक से वाकिफ थी। वो सीधा खाने के स्टॉल पर जाती है जहाँ प्रिया पास्ता खा रही थी। सुजाता प्रिया का हाथ पकड़ लेती है। शर्म बेचकर खा गई है क्या तू? अपनी शादी के खाने को टेस्ट भी नहीं करूँ क्या मम्मी? अगर टेस्ट नहीं करूँगी तो कैसे पता चलेगा कि खाना कैसा है? तुम और पापा तो ऐसे भी फास्ट में हो। अरे तेरे टेस्ट के चक्कर में पिछले 1.5 घंटा बर्बाद हो गया है, चल यहाँ से। और ये टेस्टिंग की बात अपनी सास को मत बता देना, उन लोगों के हिसाब से तो तू भी व्रत में है। अब से जो भी टेस्ट करना है ना अपने ससुराल की रसोई में करना। सुजाता किसी तरह अपनी बेटी को वापस मंडप पर लेकर जाती है। ये क्या बात हुई प्रिया, हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। ये लहंगा तुमने ब्लू कलर का अपनी पसंद का ले लिया, जबकि हमारे में ऐसे काले नीले रंग को शुभ काम में नहीं पहना जाता। ऐसे स्लीवलेस ब्लाउज हमारे घर में कोई नहीं पहनता, फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं ना। तुम्हें पता भी है मेहमान कितनी बातें बना रहे, और इस पर 4 चांद लगाने तुम खाने के काउंटर पर चली गई। क्यों, तुम्हारा तो व्रत था ना। जहाँ तक रही लहंगे के रंग की बात मम्मी जी, 1 लाख का लहंगा, वो भी लाल रंग का, जो शादी में पहनने के बाद दोबारा कभी काम नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इस रंग का लहंगा लिया ताकि मैं बाद में किसी और के फंक्शन में उसे यूज़ कर सकूं। ससुराल से लहंगा आया है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैं उनके पैसों की बर्बादी करूं, क्योंकि होने वाला तो ये घर मेरा ही है। और ब्लाउज स्लीवलेस मैंने नहीं सिलवाया मम्मी जी, वो ना टेलर की गलती थी।
वही तो बहन जी। और जहाँ तक रही खाने की बात, तो वो क्या है ना, कहीं से घूमते घूमते प्रिया के कान में ये बात आ गई कि मेहमानों को खाना पसंद नहीं आ रहा। तो तब से ना ये वेटर को डांट लगा रही थी। अब लड़के वालों की खातिर में ज़रा भी कमी होगी तो होने वाली बहू को तो दुख होगा ही ना। ये तो सिर्फ अपने ससुराल वालों के लिए खाने के स्टॉल पर चली गई थी, वरना लड़की वालों में आधे से ज़्यादा लोग तो व्रत पर है। अरे तो तुम्हें बताना चाहिए था ना प्रिया, बेकार में मैंने तुम्हें डांट दिया। सुजाता और प्रिया बात संभाल लेते हैं और शांति से प्रिया और वैभव की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर प्रिया अपने कमरे से बाहर आती है और अपने सास ससुर के पैर छूती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। यही आशीर्वाद तो अमृत का पान है पापा जी, वरना इस कलयुग में और क्या ही है जो मन को शांति दे। अरे तू तो बड़ी संस्कारी है बहू। संस्कार तो होनी ही है ना मम्मी जी। मम्मी ने मुझे बचपन से ही संस्कार डाले हैं और मुझे ये भी बताया था कि मुझे पराए घर जाना है, पर उन्हें ये कहना चाहिए था कि तुझे अपने घर जाना है। अच्छा मम्मी जी, मैं अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लेती हूँ। मुझे बनाना तो सब कुछ आता है, पर आप बताइए क्या बनाऊँ। बाप रे बाप, भाभी आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, आपको पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है? मम्मी ना अब मुझसे काम करवाएंगी। हाँ तो कुछ सीख अपनी भाभी से, तुझसे ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। पर संस्कार देख इसके। तू एक काम कर बहू, तू ना आलू टमाटर की सब्जी और एक भिंडी की सब्जी बना ले और साथ में रोटी और चटनी, बस इतना काफ़ी है। पर मैं तो नाश्ते में पोहा खाती हूँ ना मम्मी। हाँ तो आते ही सारा काम अपनी भाभी पर लाद दे कि उसे लगे कि हम बहू नहीं नौकर लेकर आए हैं। मैंने जितना नाश्ता बताया है उतना बना ले बहू, काफ़ी है। जिसे कुछ और खाना होगा वो अपना नाश्ता खुद बना लेगा। प्रिया किचन में जाती है और खाने की तैयारी करना शुरू कर देती है। 9 बजे डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग खाने का इंतज़ार करते रह जाते हैं और 10 बज जाते हैं। अभी तक तो नाश्ता बन जाना चाहिए था मम्मी। प्रिया और कितनी देर? बस हो गया जी, सब्जी टेस्ट कर रही हूँ। हो गया हो गया। नैना तो प्लेट लगा, अब खाना आएगा, बड़ी ज़ोर से भूख लग रही है भाई। नैना को प्लेट लगाकर भी 15 मिनट हो जाते हैं, पर ना ही प्रिया जी रसोई से बाहर आती है ना कोई आवाज़। ए बहू, बन गई क्या सब्जी? बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी। ये कैसी टेस्टिंग कर रही है बहू तब से? और इसी तरह बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी, बस टेस्ट कर रही हूँ मम्मी जी कहते कहते प्रिया दोपहर के 2 बजा देती है। अब प्रतिभा और बाकी सब उठते हैं और रसोई में जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि किचन में खाना तो है ही नहीं। किचन में है बस प्रिया, जो अपना पेट पकड़े ज़मीन पर बैठी हुई है। सुबह 9 बजे से तू रसोई में है, कि क्या बनाया है तूने? सारे पतीले तो खा लिए। तुझे खाना बनाना आता भी है कि नहीं बहू? हाँ भाभी, मेरे तो पेट में चूहे दौड़ रहे। कुछ नहीं आता तो मैगी बना दो, कुछ तो दो यार। ये बात गलत कह दी आपने प्रतिभा जी। पतीले और कढ़ाई खाली नहीं है, इसमें सब्जी तो चिपकी हुई है। यानी खाना बना तो था, पर खाना गया कहाँ? हाँ, आप लोग आधा घंटा दीजिए मुझे, मैं अभी कुछ बना कर लेकर आती हूँ। खाना गया कहाँ, इसका जवाब तो प्रिया देती नहीं, पर किसी तरह थोड़ा बहुत खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है और भूख से मर रहे उसके ससुराल वाले वही खा लेते हैं। रात के खाने के वक्त नाश्ता तो हमें दोपहर को खाने को मिला भाभी, वो भी मम्मी की पसंद का। तो अब प्लीज़ मेरे मन की चाउमीन बना दो। अरे बना दो प्रिया, तुम बोलोगे तो मैं सब्जी काट देता हूँ। एक काम कर बहू, चाउमीन मंचूरियन ही बना दे, मैं चाउमीन उबाल देती हूँ। वैभव सब्जियाँ काट देता है, प्रतिभा चाउमीन उबाल देती है और फिर जाती है प्रिया किचन में और चाउमीन फ्राई करना शुरू करती है। ज़रा टेस्ट करती हूँ सब्जियाँ पकी है कि नहीं। प्रिया शिमला मिर्च टेस्ट करती है। पत्ता गोभी नहीं पकी होगी, टेस्ट करती हूँ। प्रिया पत्ता गोभी टेस्ट करती है, पत्ता गोभी तो पक गई, अब सॉस डालती हूँ। प्रिया एक एक करके सारे सॉस सब्जियों में डालती जाती है और सब्जियाँ टेस्ट करती जाती है, जिसके कारण फ्राइंग पैन में न के बराबर सब्जियां बचती है, जिसमें प्रिया चाउमीन डालती है। चाउमीन में नमक कहीं कम तो नहीं हो गया, ज़रा टेस्ट करती हूँ। और फिर वही टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिंग, प्रिया चाउमीन पर चाउमीन उड़ाती जाती है। प्रतिभा को जैसे ही लगता है कि प्रिया चाउमीन बनाने में फिर से देरी कर रही है, वो रसोई में जाती है, जहाँ वो अपनी बहू को चाउमीन उड़ाते हुए देख लेती है। ये क्या कर रही है बहू तू? ऐसे करके सारी चाउमीन खा जाएगी क्या? 4 पैकेट चाउमीन उबाला था मैंने, अब इसमें तो 1 पैकेट चाउमीन भी नहीं दिख रहा।
वो मैं टेस्ट कर रही थी मम्मी जी कि चाउमीन में मसाले सही से मिले हैं कि नहीं। अरे टेस्टिंग तो 1 चम्मच का होता है, ना कि पूरे पतीले का बहू। अब जो कुछ बचा है उसे तो छोड़ दे। मंचूरियन भी बनाया नहीं और चाउमीन टेस्ट करने लग गई। अब बची कुची चाउमीन को बाकी चारों बांट बांट कर खा लेते हैं। ये थी प्रिया की डेली रूटीन, जो नाश्ता बनाने सुबह 9 बजे रसोई में जाती तो दोपहर को 2 बजे बाहर आती, और रात का डिनर तो किसी को नसीब में होता ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने प्रतिभा अपना दिमाग दौड़ाती है। बहू 9 बजे रसोई में जाती है तो 1 बजे बाहर आती है, यानी 4 घंटे का वक्त बहू को कम से कम तो चाहिए। तो क्यों ना हम बहू को 6 बजे ही रसोई में भेज दें, तो शायद 10-11 बजे तक तो हमें नाश्ता मिल ही जाएगा। वाह मम्मी वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। और ऐसे ही अगर वो वापस से 12 बजे रसोई में चली जाए तो 4 बजे तक दोपहर का खाना भी मिल जाएगा। हाय, कितने दिन हो गए दाल चावल चखे। और आज प्रतिभा अपनी बहू को 5:30 बजे ही उठाने उसके कमरे में पहुंच जाती है। बहू, ए बहू, उठ भी चल। मम्मी जी आप इतनी सुबह यहाँ, क्या हो गया, गैस वैस हो गई है क्या? अरे खाना देती है क्या तू हमें जो गैस हो जाएगी? तो आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? एक काम कीजिए ना, गेट को बाहर से ही लॉक कर देना और सुषमा आंटी के पास घर की चाबी रखवा देना, मैं कॉल करके खुलवा लूँगी। अरे हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, हम यहीं हैं और तू रसोई में जा रही है। अभी से जाकर बैठ जा रसोई में और जितनी बार खाना टेस्ट करना हो कर लेना। जब तेरा पेट पूरी तरह भर जाए तो हम सबको भी 2 टुकड़े परोस देना। 4 घंटे तो काफ़ी होंगे ना। और अपनी बहू को धक्के देकर प्रतिभा रसोई में भेज देती है। अपनी आदत से मजबूर प्रिया टेस्ट करते करते फिर से नाश्ता हजम कर जाती है। और नाश्ता बनाने के लिए ना अब फ्रिज में सब्जियां बचती है ना ही आटा। बाहर आकर प्रिया अपनी सास से कहती है, वो मम्मी जी क्या हुआ ना कि फ्रिज में सब्जियां ख़त्म हो गई है, वैभव आप जाकर सब्जी ला दोगे? अरे बहू, अगर ये सब्जियां लाने बाहर जाएगा तो बलराम के यहाँ से कचौड़ियाँ ही नहीं ले आएगा क्या? एक काम कर बेटा, तू जाकर बाहर से कचौड़ियाँ और समोसे ले आ, हम उसी का नाश्ता कर लेंगे। कब तू सब्जी लाएगा, कब बहू उसे बनाएगी और हमें देगी कि नहीं देगी उसका भी भरोसा नहीं है। हाँ भैया, ये आइडिया सही है, मुझे भी कॉलेज निकलना है, जल्दी से नाश्ता ले आओ। वैभव जैसे ही नाश्ता लेकर आता है, प्रिया नाश्ते की थैलियाँ उसके हाथ से लेकर रसोई में सर्व करने के लिए ले जाती है। बाहर के समोसे कचौरी है, पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल किया होगा, एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। और बस प्रिया की टेस्टिंग शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। 5 मिनट बाद सभी रसोई में आते हैं और प्रिया पेट पकड़कर ज़मीन पर बैठी थी। फिर खा गई क्या? अरे यह तो सच में फिर खा गई, सब कुछ चर गई है। हे भगवान, तूने ही पसंद किया था ना प्रिया को प्रतिभा। औरत लेकर आई है या चरने वाली गाय, इतना तो गाय भी नहीं खाती। सही में भाभी, एक तो हमारे तक नाश्ता पहुंचाने के पहले ही आप उसे टेस्ट करते करते खा जाती हो। अब हमने बाहर से नाश्ता मंगाया तो उसे भी डकार गई। घर का खाना ही नसीब नहीं हो रहा है मुझे। हालत देखो मेरी, भूखे रह रहकर कैसे सो गई हूँ मैं। कॉलेज भी जाना है, फिर से बाहर खाऊं क्या? न जाने किस घर से आई है तू, कभी खाना वहाँ पर मिला नहीं था क्या तुझे? जो कुछ बोलना है मुझे बोलिए मम्मी जी, मेरे घर वालों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरी माँ ने मुझे कहा था कि बेटा आज भर रुक जा, फिर जो टेस्ट करना है अपने ससुराल में जाकर करना। सो मैं कर रही हूँ। और इस घर की बहू आप भी हैं और मैं भी, तो खाने पर मेरा भी तो अधिकार है ना। अरे तो बहू, ये भी तो फर्ज बनता है ना कि घर वालों की भूख का ध्यान रखो। हद कर दी बहू, तूने तो हद कर दी। अब तो रसोई में पैर नहीं रखेगी। प्रतिभा अपनी बहू को रसोई का काम करने से मना कर देती है और खुद ही रात का डिनर बनाती है। डिनर बनाने के बाद प्रतिभा जैसे ही अपने कमरे में सुरेश को बुलाने जाती है, प्रिया पीछे से रसोई में जाती है और सब्जी टेस्ट करती है। इस सबसे अनजान अपनी माँ के हाथ का बना खाना खाने वैभव हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाता है। आज मिलेगा खाना, कितने दिनों के बाद मम्मी ने खाना बनाया है। और ऐसी वैसी सब्जी नहीं बनाई भैया, मम्मी ने बनाया है पनीर बटर मसाला और साथ में नान। नान बनाया है क्या तूने प्रतिभा? वाह वाह, आज तो मज़ा आ जाएगा। अब लगा जल्दी से खाना, इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझसे। जैसे ही प्रतिभा रसोई की ओर बढ़ती है, वो प्रिया को अपनी उंगलियां चाटते बाहर आता देख लेती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेश तो बेचारा बिना कुछ कहे पानी पीकर अपने कमरे में चला जाता है। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
और पापा जी अंदर कमरे में क्यों चले गए? सब खा गई। हाँ मतलब टेस्ट किया बस कि पनीर में फ्लेवर अंदर तक गया है कि नहीं। आज मैं आपके कमरे में सोऊंगा मम्मी। मैं भी। और प्रिया को छोड़कर सभी एक ही कमरे में चले जाते हैं और इस मसले को सुलझाने का रास्ता ढूंढते हैं और उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। सुबह वैभव अपने कमरे में तैयार होने जाता है। बिस्किट का पैकेट छिपाकर बैग में रखा था, उसी का नाश्ता करके चला जाता हूँ। वैभव जैसे ही अपनी बैग खोलता है तो उसमें खाली रैपर था। मुझे भी खा जाओ ना प्रिया, कसम से। अरे बिस्किट एक्सपायर तो नहीं हो गई ना, वही चेक कर रही थी बस। आज गुस्सा नहीं वैभव, बस कुछ घंटे और रात तक सब ठीक हो जाएगा। रोज की तरह आज भी 7 बजे वैभव ऑफिस से घर लौटता है, पर आज वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे 4-5 लोग। खाना अंदर ले आइए भैया। वो लोग कैटरिंग के लोग थे जो प्रिया के ससुराल में खाने का बुफे लगा देते हैं। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? वैभव आज कुछ है क्या? ये सब तुम्हारे लिए ही तो है प्रिया। साउथ इंडियन, चाइनीज़, इटालियन सारा खाना है यहाँ। 40 लोग खा ले इतना खाना मंगवाया है तुम्हारे टेस्टिंग के लिए। और इस खाने से मन ना भरे ना तो रसोई भी खा जाना बहू। ये सुनते ही प्रिया की आंखें शर्मिंदगी से झुक जाती है। वो किसी से कुछ कह पाती इसके पहले ही सभी अपने अपने कमरों में जाकर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब इतना खाना वेस्ट तो नहीं कर सकती, मैं टेस्ट ही कर लेती हूँ। खाना अच्छा रहा तो किसी फंक्शन में इसी कैटरिंग वालों को बुला लूँगी। पूरी रात प्रिया खाना खाती रहती है और खाना हजम भी कर लेती है। सुबह सभी अपने कमरे से ये सोचकर बाहर निकलते हैं कि प्रिया को उसकी गलती का एहसास हो चुका होगा। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। नाराज़ तो हूँ मैं तुझसे, पर चल कोई ना, जा बना ले नाश्ता। प्रिया खाना बनाकर टेबल पर सभी को परोसती है। ज़रा टेस्ट कर लेती हूँ। बहू, जगह है क्या तेरे पेट में? इतना तो खाया रात में। हाँ मम्मी, तो उस बात को तो वक्त हो गया ना, पच गया सब। सभी अपना सर पकड़ लेते हैं। अब क्या चाहती है तू? लड़का सुंदर है, मांगलिक है, इतने घने बाल है, अभी से ही सारी जायदाद उसके माँ बाप ने उसके नाम कर रखी है। अब और क्या चाहिए तुझे? इतना कुछ है मम्मी, पर लड़के की एक बहन भी तो है। लीजिए और चढ़ाइए सर पर इसे। बचपन से ये जो मांगती थी आप इसे ला कर दे देते थे। मैनेज करना तो इसने सीखा ही नहीं है। सर्वगुण संपन्न लड़का भी चाहिए, 36 में 30 से ऊपर गुण भी मिला कर दो, और उसके बाद भी अब लड़के की बहन नहीं होनी चाहिए। भाई बहन क्या ही लेकर चली जाएगी? भाई होता तब हिस्से में बंटवारे में प्रॉब्लम होती। बहन का क्या है, बहन तो बेचारी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। अगर ऐसे तुझे बार बार कमियां ही निकालनी है लड़कों में तो मत कर शादी, छोड़ दीजिए, मत देखिए इसके लिए रिश्ते। किस्मत में होनी होगी शादी तो हो जाएगी। हम दोनों भी कब तक लोगों से इसकी शादी की बात चलाते रहेंगे? ये बात तो है पूजा की माँ, ये रिश्ते में हाँ ना होने से संबंध बड़े खराब होते हैं। रोहन के घर वालों को हमने मना नहीं कर दिया था क्या? उनके घर में फंक्शन है, पूरे मोहल्ले को कार्ड गया है, सिर्फ हमें नहीं बुलाया गया। अरे क्यों भेजेंगे वो लोग हमें कार्ड? किस तरह से आपकी बेटी ने रोहन के मुंह पर उसकी बेइज्जती की थी, भूल गए क्या आप? किसी के मुंह पर उसे टकला कौन कह देता है? मेरे भी मायके में कम बेइज्जती नहीं हुई है इस लड़की के कारण, सबके मुंह सूजे रहते हैं। अब आप दोनों ना कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं मम्मी, कुल मिलाकर 10 रिश्ते ही तो देखे मैंने अब तक। तो तेरे आगे क्या बूफे लगा दे? जिससे शादी करनी होती है ना वो 1-2 रिश्ते में ही रिश्ता नक्की कर देता है। अब तो हम हाथ जोड़ते हैं भाई, तेरे लिए हमसे रिश्ता नहीं देखा जाएगा। इसकी किस्मत में रिश्ता लगना होगा तो अपने आप लग जाएगा, छोड़िए। रिश्ते की बात अब नहीं होगी, इस बात से पूजा बड़ी खुश होती है। पर कब तक? दिन बीतते जाते हैं और 6 महीने साल भर निकलते निकलते पूजा की सारी सहेलियों की शादी हो जाती है। और आज पूजा सामने से जाकर अपनी माँ से कहती है, वो रिश्ता याद है मम्मी आपको, प्रेम का, जिसके घर वालों ने सारी प्रॉपर्टी पहले उसके नाम कर रखी है? अरे वही जिसकी एक बहन थी। अब तक तो उसकी बहन की शादी भी हो गई होगी। अब बात करो ना उन लोगों से एक बार, कैसे हैं नहीं है, हालचाल का नाम लेकर फ़ोन मिला लो ना। अब नींद टूट रही है तेरी? प्रेम की बहन की शादी हो गई होगी तो क्या वो कमारा बैठा होगा? एक नंबर लड़का था, अब तक शादी नहीं हो गई होगी क्या उसकी? शादी ब्याह की बातें ऐसी नहीं होती पूजा की मम्मी।
अगर उसकी किस्मत हमारी बेटी से जुड़ी होगी तो आज तक अटका होगा उसका रिश्ता। और सच में ऐसा ही हुआ था। मंजू अपने बेटे के लिए एक मांगलिक लड़की की तलाश में थी, और कोई ऐसी वैसी मांगलिक नहीं, उतनी ही मांगलिक जितना प्रेम था। अब उतनी ही मांगलिक लड़की मिलती तो कैसे? ऐसी लड़की की तलाश में प्रेम अब तक कमा रहा था। न जाने क्या ग्रहण लगा है तेरी कुंडली में। मुझे तो लगता है ये ग्रहण वो पूजा ही लगवा कर गई है मम्मी। जिस दिन उसने भैया से रिश्ते के लिए मना किया, उसके बाद ना भैया को कोई लड़की जची, न कुंडली किसी से मिली। यहाँ हर्षा ये बात कहती है, वहाँ मंजू के फ़ोन पर सुषमा जी का फ़ोन आता है। इतने दिनों बाद सुषमा जी का फ़ोन? लगता है उनकी बेटी का रिश्ता कहीं हो गया होगा, न्योता देने के लिए फ़ोन किया होगा। मंजू फ़ोन उठाती है। सुषमा की बात सुनकर वो सीधा रसोई में भागती हुई जाती है और मिठाई का डब्बा लेकर बाहर आती है। मिठाई का डब्बा लेकर आइए आप। क्या बात हो गई मंजू जी? ऐसा क्या कह दिया सुषमा बहन ने? एकमात्र पूजा ही थी जिसकी कुंडली हमारे प्रेम से पूरी की पूरी मिली थी। दोनों बिल्कुल एक बराबर के मांगलिक हैं, और आज पूरे 1 साल बाद सुषमा जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। यहाँ पूजा ने शादी के लिए हाँ कही, वहाँ प्रेम और पूजा का रिश्ता पक्का हो गया। बिना देर किए मंजू सीधा लड़की वालों के घर पहुँच जाती है और वहीं दोनों की सगाई हो जाती है। ये कैसी अंगूठी पहना दी भाभी आपने भैया को? जरा ओल्ड फैशन नहीं लग रही? देखो तो मम्मी। अंगूठी आ गई ना तेरे भाई के हाथ में, हो गई ना सगाई, इसी का शुक्र मना तू। शादी के दिन तैयार होकर बाराती पूजा के यहाँ पहुँचते हैं। हाय हाय हाय, ये कैसी अरेंजमेंट करवाई है लड़की वालों ने। कहीं सेल्फी के लिए स्पेस ही नहीं बना। बताओ मम्मी, हम दे देते कैश, हम करवा देते तैयारी। अरे अभी तेरी भाभी आई भी नहीं और तेरे नखरे शुरू हो गए। एक बार भाभी का गृह प्रवेश हो जाने दे, उसके बाद जितने नखरे करना है करना। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। इतनी मुश्किल से तो बेचारे प्रेम का रिश्ता पक्का हुआ है, बीच में कुछ बोल बोल कर रिश्ता मत बिगाड़ देना बेटा। वही तो, पता नहीं क्या हुआ है इसे। जिस दिन से ये रिश्ता जुड़ा है उस दिन से अपनी ननद के अवतार में आ गई है हर्षा। ये ऐसा ये वैसा। अरे भाई, तुझे ये नहीं दिख रहा कि घर में एक लड़की आएगी तो उसके परिवार में भी तो कितने रिश्ते होंगे? उसी में से किसी लड़के से तेरी शादी भी हो सकती है। छोटे घर की तो है नहीं पूजा, अच्छा घर है, अच्छा खासा खानदान है। बिल्कुल सही कहा, अच्छा खासा परिवार है। बहू के मामा जी, सगे मामा जी मिले, अभी बात हुई मेरी, CID में है वो। उनका भी तो बेटा कमा रहा है। अपनी भाभी से अच्छा संबंध बनाकर रखना बेटा, आगे तुझे ही काम आएगा। और कुछ इस तरह हर्षा और प्रेम की शादी हो जाती है। शादी के बाद नई बहू अपने ससुराल आती है कि दरवाजे पर ही हर्षा उसे रोक लेती है। इस दहलीज को पार करने के पैसे लगेंगे भाई, ऐसे एंट्री थोड़ी ना दे दूंगी भाभी। आज तो हाथ लगी आप। पर मैं तो पर्स लेकर आई ही नहीं दीदी। मैं दे देता हूँ पैसे, अब मैं और तुम अलग थोड़ी ना है पूजा। आपसे तो ऐसे भी मैं पैसे लूंगी ही भैया, मुझे अभी तो भाभी से पैसे लेने हैं, और अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं आया फिर तो भाभी आज गृह प्रवेश कैंसिल। पूजा अपने गले से सोने की चेन उतार कर अपनी ननद की हथेली में रख देती है। ये लीजिए दीदी, इससे आप रात भर के लिए डिपॉजिट रख लीजिए, सुबह मैं आपको कैश दे दूंगी। अब तो ठीक है ना? ये आया बहू का सिक्सर। बिल्कुल चतुर चालाक बहू लेकर आई है तू मंजू। कैसी लगी मात हर्षा? इस जंग को देखने में मजा आने वाला है। यहाँ सब संग संग है आंटी जी, यहाँ कोई जंग वंग नहीं देख पाएंगे आप मेरे रहते। मेहमानों के आगे पूजा की इज्जत और बढ़ जाती है। ससुराल में नई बहू के हाथों जो रस्में होनी थी हो जाती है। फिर सभी अपने कमरे में जाने लगते हैं, और जैसे ही पूजा अपने कमरे में पहुंचती है वो देखती है कि बिस्तर पर तो पहले से ही हर्षा मौजूद है। दूध लेकर आई हैं क्या दीदी आप? हाय हाय, मैं दूध वूध क्यों लेकर आऊँगी? मैं काम शाम नहीं करती, मैं तो आपसे बात करने आई हूँ। कुछ देर बाद प्रेम भी कमरे में आता है और अपने भाई और भाभी के बीच बैठी हर्षा चप्पर चप्पर करती रहती है। कुछ देर बाद उसकी आंखें लगने लग जाती है। आपकी आंखों में नींद घुल रही है हर्षा दीदी, आप जाओ कमरे में जाकर सो जाओ। यहाँ ऐसे टेढ़े मेढ़े सोने में आपकी कमर अकड़ जाएगी ना। मेरे कमरे में छिपकली घुसी हुई है भाभी, इसलिए मैं यहाँ आई थी, और मेरी कोई कमर नहीं अकड़ेगी। आई विल मैनेज, मैं सो रही हूँ यहाँ पर। और अपनी भाभी की सुहाग रात के दिन ही हर्षा उसके कमरे में सो जाती है। अगली सुबह पूजा अपनी मम्मी को फ़ोन करके पूरी बात बताती है। काहे की सुहाग रात मम्मी, क्या ही होता, हम दोनों के बीच तो दीदी सो रही थी। इसी के कारण ना मैं बहन वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, पर किस्मत में कंकर तो क्या करेगा शंकर। ऐसा तो कोई ननद नहीं करती, 2 साल की बच्ची है क्या वो? इतनी तो समझ खुद की होती है।
तू अपना मूड खराब मत कर, अभी नहीं है, 2-3 महीने तो तुझे ये चीज़ें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जैसे जैसे तू पुरानी होने लगेगी तो बोलते ही बनेगा। अभी आते ही बोलते लगेगी तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। ये ले, तेरे पापा भी कुछ कह रहे हैं। तेरी मम्मी भी जब शादी होकर आई थी तो तेरी ताई भी उनके साथ ऐसा ही करती थी, पर कितने दिन कर पाई। तेरी मम्मी का पूरा ध्यान सभी को खुश करने में लगा रहता था, और जैसे जैसे सब खुश होने लगे सबका ध्यान तेरी मम्मी पर रहने लगा। और उसके बाद जब भी तेरी ताई तेरी माँ को कुछ कहने आती तो तेरी माँ के सपोर्ट में सब खड़े हो जाते। बस तू भी अपने काम पर फोकस रख, ऐसी रसोई बना के सब वाह वाह करने लगे। अपने पापा की बात सुनकर पूजा को हिम्मत मिलती है। वो सभी के लिए रसोई बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगाती है और पहला निवाला खाते ही हर्षा के नखरे शुरू हो जाते हैं। खीर, पूरी, हलवा, ऐसा खाना कौन बनाता है भाभी? लग रहा है मैं अपने घर के डाइनिंग टेबल से डायरेक्ट किसी भंडारे की पंगत में पहुंच गई हूँ। पहली रसोई में मीठा जितना हो उतना अच्छा होता है ना दीदी, इसलिए मैंने खीर पूरी बना ली। मीठा ही रखना था भाभी, तो केक भी बनाया जा सकता था। अब जब खीर बना ही दिया हो तो हो गया ना मीठा, फिर साथ में पूरी और हलवा बनाने की क्या ज़रूरत थी? एक तो मीठा, साथ में तेल में छनी हुई पूरियाँ। हर्षा के ये बोलने के बाद सभी को बोलने का एक मौका मिल जाता है। अब तक चुप प्रमोद कहता है, पूरी निकाल लेना बहू मेरे प्लेट से, इतना तेल वाला खाऊंगा तो मेरी तबीयत भी बिगड़ जाएगी। पूरी शादी में तो तला भुना ही खा रहे थे हम, अब मैंने शगुन की 1 चम्मच खीर तो चखी ली है, मेरा हो गया। अरे जी, आप खाने से क्यों उठ रहे हैं? आपकी बहू है ना, और कुछ बना कर ले आएगी आपकी बहू। जा बेटा। कुछ और बन ही रहा है भाभी, तो मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बना दीजिएगा, मैं खा लूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी तेरी भाभी। जा पूजा बेटा, यही मौका है सभी का दिल जीतने का। पूजा फिर से जाती है और अपनी ननद के लिए फ्रेंच फ्राइज बनाकर लाती है। आप खुश दीदी? लगता है आज आपने पहली बार फ्रेंच फ्राइज बनाई है भाभी। खैर, खा लेती हूँ, जो है सो है। अब नई बहू आएगी तो खाली हाथ आएगी नहीं। पूजा सभी के लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। अपने कमरे से 2 बैग निकालकर पूजा बाहर लाती है और उन्हें खोलकर सभी की गिफ्ट एक एक करके उन्हें देना शुरू करती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए कांजीवरम साड़ी। आहा, कितना खूबसूरत रंग है, देख रहा है प्रेम, गुलाबी रंग। बहू, ये रंग ना मेरा फेवरेट है, बड़ी सुंदर साड़ी है सच में। इस साड़ी में ना 2 ब्लाउज है मम्मी जी, एक नॉन स्टिच और एक स्टिच। स्टिच वाली को स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, और ये पापा जी के लिए शर्ट और पैंट का कपड़ा। ये अच्छा है। पति के लिए आप खुद आ गई, सास ससुर के लिए गिफ्ट ले आई, मैं तो ऊपर से पड़ी हूँ जैसे। इकलौती ननद के लिए कुछ कैसे ना लेकर आती मैं। दीदी, आपके लिए लाई हूँ ना ये 1 पीस ड्रेस। जा जाकर पहन, हम भी तो देखे कैसा लग रहा है तुझ पर। हर्षा 1 पीस पहन कर आती है। छी, कैसे रंग की ड्रेस लेकर आई हैं भाभी, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अच्छा, तो आप मेरी ये मेकअप किट रख लीजिए। इसे रख ही रही हूँ मैं भाभी, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी मेकअप किट अपने लिए ही क्यों? कोई ब्रांड है ये, 3rd ग्रेड ब्रांड? हर्षा पूजा की लाई गिफ्ट में 100 नुक्स निकालकर कमरे में चली जाती है। अब हर रोज़ पूजा के ससुराल में यही होता, उसका सारा वक्त अपनी ननद को खुश करने में ही जाता। एक रात पूजा अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या बना रही है बेटा खाने में? क्या ही बनाऊंगी मम्मी, लगता है अब मेरा मांस खाकर ही दीदी के मुंह में स्वाद आएगा। कुछ भी क्यों ना बना दूं मैं, कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती है, और उन्हें देखकर एक एक करके सभी शुरू हो जाते हैं। अरे तो आज छोड़ दे, खाना ही मत बना, बाहर ही चली जा, इसी बहाने तुझे भी काम से छुट्टी मिलेगी। और पूजा अपने ससुराल वालों के साथ पहुंचती है रेस्टोरेंट। जिसे जो पसंद है उस हिसाब से ऑर्डर कर दिया है मैंने मम्मी जी। आज तो दीदी आपको खाना आपकी पसंद का ही मिलेगा। पर नवासी नखरे वाली हर्षा कहाँ खुश होने वाली थी। हाँ, नॉट गुड। कैसा खाना है? यही रेस्टोरेंट मिला था आपको भाभी? पर दीदी, ये तो यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट है। फ्राइड राइस देख रहे हैं पापा, ऐसी फ्राइड राइस कौन बनाता है? अब बेटा खाना उतना अच्छा नहीं है, ठीक है तो कह रही है हर्षा बेटा। अब बात हुआ, दिमाग खराब करके रख दिया है दीदी ने। पिछले 2 सालों से खिला रही हूँ, फिर इन्हें कुछ पसंद ही नहीं आ रहा। मैं कुछ भी कर दूँ ये खुश नहीं होने वाली। अब तो फ़ायदा इसी में है कि इनकी डोली उठा दी जाए। मैंने सुना है दीदी, जो लड़कियां अपने मायके में दुखी रहती है ना, उन्हें ससुराल में बहुत लाड मिलता है। आपका पति आपको ज़रूर खुश रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस बात से ध्यान आया मम्मी जी, अब दीदी की भी उम्र हो गई है, हम और कितनी देर करेंगे। हम एक शेफ़ ही ढूंढ लाते हैं, दीदी को अच्छा खाना तो मिले।
पूजा अपनी ननद के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। लड़के वाले पहुंचते हैं हर्षा को देखने। दोनों परिवारों में बात हो जाती है। सभी को रोशन बड़ा पसंद आता है। पूजा हर्षा को अलग से ले जाकर उसके मन की पूछती है। हम सबको तो लड़का बहुत पसंद आया दीदी, आप बताइए पसंद आया ना लड़का? मैं भी क्या कंफर्म कर रही हूँ, पिछले 2 घंटे से आप रोशन से हंसी ठिठोली कर रही हैं। पसंद तो आया ही होगा। बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो लड़के में बिल्कुल वो स्पार्क ही नहीं लगा। और हर्षा इस रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे ही कुल 21 रिश्तों को देखने के बाद भी हर्षा को अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था। एक शाम चाय पीते पीते हर्षा अपनी भाभी को आवाज़ लगाती है। चाय के साथ कुछ मिलेगा कि नहीं भाभी? हर्षा की आवाज़ सुनते ही पूजा एक प्लेट में एक रोटी रखकर हर्षा के हाथों में पकड़ा देती है। ये क्या मजाक है भाभी? ऐसे भी आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्यों मेहनत करूं मैं? 5 साल हो गए मेरी शादी को, आज तक कभी आपने मेरी तारीफ की जो आज कर देंगी? और ऐसे भी आपको कमी निकालनी है तो मैंने मौका दे दिया, निकालिए जी भर कर कमी। ऐसा सिरदर्द मचा दिया है, इतनी टेंशन, इस लड़के में वो चाम नहीं, इसके होठों के पास तिल नहीं। ये अच्छा है पर वो क्लिक नहीं हुआ, दिल की घंटी नहीं बजी। कौन है भाई, किसके हाथों में घंटी बजाने का डंडा देकर भेजा है भगवान ने कि जाओ हर्षा के दिल की घंटी बजा के आओ? कभी कभी तो लगता है काश ये छत से गिर जाए और नीचे दब जाऊं। ध्यान से बहुत सोच समझ कर बोला कर, इस छत के नीचे हम भी रहता है। वैसे कल रात ना मैंने बहुत सोचा भाभी, वो सबसे पहले जो लड़का नहीं देखा था, मुझे लग रहा है वही इन सब में ठीक था। और हर्षा की ये बात सुनते ही पूजा को अपना वक्त याद आ जाता है कि कैसे उसने भी पहले ही देखे हुए लड़के को फाइनल किया था। ऐसे ही मैंने भी ना बहुत ड्रामा किया था। अब समझ में आ रहा है क्या बीती होगी पापा मम्मी पर। ले लिया ना तुमने मुझसे बदला भगवान। खैर अब तो लगता है रिश्ता फाइनल हो ही जाएगा। ठीक है दीदी, तो मैं सीधा लड़के वालों को फ़ोन करके हाँ बोल देती हूँ। और फाइनली पूजा अपनी ननद हर्षा की शादी फिक्स कर देती है। शादी की सुबह। कितना घटिया लहंगा लग रहा है भाभी ये। आपका तो अलग ही सिर दर्द खत्म ही नहीं होता। कल रात को आपने खुद ये लहंगा फाइनल किया है दीदी, 5वां लहंगा है ये। अब दुकान वाले वापस नहीं लेंगे और टाइम भी नहीं है, जल्दी तैयार होइए, 2 घंटे में हमें निकलना है। ये ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही, वो सैंडल मुझे चुभ रहा है, ये लहंगे की फिटिंग से ही नहीं बैठी। और ऐसे ही न जाने कितने बहाने करने के बाद हर्षा शादी पर पहुंचती है। फिर ओके वक्त। अभी भी कुछ हो सकता है क्या भाभी? मुझे ना ये लड़का जम नहीं रहा, मतलब ठीक है पर वैसा नहीं है। ऐसा वैसा कैसा वैसा, देखिए ये सब ना शादी की बात कीजिएगा दीदी। जीजा जी, मैं आपको अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रही हूँ, इस टुकड़े को संभाल कर रखिएगा और कुछ भी हो बस वापस मत लौटने आ जाइएगा।